Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. नाउ हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। दोस्तों, जैसा कि पता है कि जिन बच्चों ने तीसरा चैप्टर करा हुआ उसके अंदर आपने देखा था कि हम पूरी तरीके से अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पढ़ रहे थे। अमेरिकी वर्चस्व दोस्तों सही मायने में इतना ताकतवर है जिसको हरा पाना आज की डेट में लगभग नामुमकिन है। चौथा चैप्टर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि विश्व की राजनीति में 1990 के बाद जब दो ध्रुव टूट गए थे, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए जब अलग हो गया था दोस्तों, तो यूएसएसआर का तो कोलैप्स हो चुका था और यूएसए के सामने कोई महान शक्ति टिकने वाली नहीं थी। चैप्टर के अंदर यही टॉपिक बताया हुआ है कि क्या हम सत्ता के उभरते हुए कुछ विकल्प के केंद्र पर नजर डालेंगे, जैसा कि इस चैप्टर के अंदर आसियान के बारे में बताया हुआ है और इस चैप्टर के अंदर यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया हुआ, दैन थोड़ा बहुत चाइना के बारे में जो उनकी इकोनॉमिक राइज हुई थी उसके बारे में बताया हुआ है। यानी कि पूरा चैप्टर इसमें आपको ये फोकस करने की कोशिश करा जाएगा कि यूएस की हिजमनी और यूएस के वर्चस्व को कोई ना कोई सामना करने के लिए खड़ा हुआ है, यानी कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका ही महान शक्ति बना रहेगा, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि अमेरिका को चैलेंज करने वाले कुछ वैकल्पिक केंद्र कौन से हैं और उसके साथ साथ फ्यूचर के अंदर इनकी भूमिका का हम आंकलन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उन पे कुछ विचार डालने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप पूरी तरीके से समझेंगे इसके अंदर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा नज़र रहेगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई थी। यूरोप को लेके हमेशा यही सवाल रहता था कि क्या यूरोप अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू करना चाहेगा या इंटरनेशनल लेवल पर वो दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना चाहेगा दोस्ती के साथ, यानी कि या तो वो कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगा और या तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को एक दोस्ताना रूप से बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक लोगों की यही मान्यताएं थी कि भाई यूरोप की जो कंट्रियां हैं वो ध्वस्त हो चुकी है, वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 से लेके 1945 में कितना युद्ध चला था और कितने नुकसान हुए थे। चाहे वो अलायंस कंट्रियां हों, चाहे वो एक्सिस कंट्रियां हों दोस्तों, कहीं ना कहीं हर कंट्री को नुकसान हुआ। तो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ थी, उनको नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था ग्रोथ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और 1945 के बाद का जो टाइम पीरियड था यूरोप की कंट्रियों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइज हो रखी थी और उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। यानी कि पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि यूरोप की कंट्रियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड लेवल पर 1945 के बाद आपने पता जाना होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जिसमें यूएसएसआर और दोस्तों यूएसए आपस में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात कर रहे थे। सो दैट इज़ वाई सबसे पहले ट्रूमैन थ्योरी आई थी 1945 के टाइम पीरियड पे और इससे फ़ायदा हुआ यूरोप की अर्थव्यवस्था को। क्यों? क्योंकि अमेरिका की नीति में बताया गया था कि ट्रूमैन सिद्धांत आया था और ट्रूमैन सिद्धांत का मेन मतलब यही था कि जो सोवियत संघ है, सोवियत रूस है, उसको बढ़ने ना दिया जाए, यानी कि उसको बढ़ने ना दिया जाए। सो दैट इज यूरोप की जितनी भी कंट्रियां थी उन पे कैपिटलिस्ट विचारधारा बनी रहे। सो दैट इज उन लोगों ने मार्शल प्लान चलाया था। आपको ध्यान होगा, जिसने पहला चैप्टर पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मार्शल प्लान नाटो कंट्री के द्वारा चलाई गई एक योजना थी जिसका मेन मकसद था दोस्तों कि पूरी तरीके से जो यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं यूरोप देशों की, उनको एक आर्थिक सहायता दी जाए। सो दैट इज़ वाई अमेरिका ने और नाटो कंट्री ने 12 अरब डॉलर दिया दोस्तों उनको, और 12 अरब डॉलर दोस्तों इतना होता है कि वो जितनी भी यूरोप की कंट्रियां थी वो अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ी कर सकती है। और कौन सी यूरोप की कंट्री? वेस्टर्न यूरोप। याद रखिएगा, मार्शल प्लान का मेन मकसद था
कि रिकंस्ट्रक्ट करना इकोनॉमिक कंडीशन को। 1948 में ये स्टार्ट कर दी गई थी और 1952 तक ये चली थी। अब यूरोप के लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था बनानी चालू कर दी। तो इस पूरे पार्ट के अंदर, आने वाले पार्ट के अंदर हम यही देखेंगे यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है उसमें यूनिटी कैसे है, कैसे यूनिटी आई। सबसे पहले 1948 में यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन चलाया। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। आज से 71 साल पहले, 72 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम था EEC, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप इसे EEC बोल सकते हैं, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हो गया है। इसका नाम 1961 के अंदर बदल गया था। अब दोस्तों इन सब के अंदर आप देख सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। यूरोप की जितनी कंट्रियां हैं उनमें से 36 स्टेट्स इसके अंदर है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फ्रेंच है। उसके बाद इनका आज की डेट में 37 मिलियन जो इनका टर्नओवर जीडीपी जो है इन सारी कंट्रियों को मिला के है। इनके अभी भी चीफ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एट प्रेजेंट टाइम पे, और सेक्रेटरी जनरल जो है हम देखने को मिलता है हमें, हमारे सेक्रेटरी जनरल इनका ही प्रेजेंट टाइम पे हैं। यानी कि इकोनॉमिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1948 के अंदर बनाई गई जो पॉलिसी थी दोस्तों, उन सारी पॉलिसीज़ को आज भी कहीं ना कहीं यूरोप की कंट्रियां निभाती हैं। जो 1938 के अंदर बनाए गए थे, इनके सेक्रेटरी जनरल मेंबर्स भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मेंबर्स भी हैं, जो समय समय पे बदलते रहते हैं। ये लोग यहीं पे नहीं रुके दोस्तों, इन्होंने देन फाइनली 1949 के अंदर इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, यानी कि यूरोप के एक पार्षद राजनीति सहयोग करने के लिए बनाया। इनका एक अलग कदम ये था कि यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं वो राजनीतिक सहायता के लिए एक अलग कदम उठाए और पूंजीवादी व्यवस्था को आपस में बढ़ाने की कोशिश करें। सो दैट इज वाई इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। आप देख सकते हैं इनका लोगो, काउंसिल ऑफ यूरोप का ये लोगो है। 1949 के अंदर लंदन ट्रीटी ऑफ लंदन पे साइन हुआ था। इसमें 47 कंट्रियां जो हैं, उसमें 36 कंट्रियां थी, इसमें 47 कंट्रियां हैं। 1949 के अंदर इसे बनाया गया था। और दोस्तों इनकी भी क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना सही तरीके से, बेजोड़ तरीके से इन्होंने काम करा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कैपिटल इन लोगों को जरूरत था जो अमेरिका ने मदद कर दी थी। सो दैट इज वाई यहाँ पे कैपिटलिज्म इन कंट्री के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ना चालू हो गया। ये लोग यही नहीं रुके, देन इन्होंने फाइनली 1947 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया। इसे यूरोपियन आर्थिक समुदाय बोलते हैं, यानी कि आपस में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया, जिससे आपस में ये लोग इकोनॉमिक बेसिस पे व्यापार कर सके और एक दूसरे की सहायता कर सके। तो यानी कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। यूरोपियन बाद में पार्लियामेंट का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया इनका, और इनकी राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि पॉलिटिकल फॉर्मेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1991 के अंदर पूरी तरीके से यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था। सो दैट इज़ वाई जो कंट्रियां यूएसएसआर के साथ थी दोस्तों, तो उनमें से कुछ कंट्रियां जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी आना चाहती थी, क्योंकि उनको भी विकास करना है, उनको भी डेवलपमेंट करना है। सो दैट इज़ वाई 1992 में 1992 के अंदर पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन का गठन हो जाता है। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन एक तरीके की आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल एक जैसे कि यूएनओ बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, और वैसे ही यूरोपियन यूनियन जैसे शॉर्ट फॉर्म में ईयू बोलते हैं दोस्तों, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी यूरोप की कंट्री है उन सभी के लिए ये लोग काम करते हैं। यूरोपियन संघ का मेन काम है कि पूरी तरीके से जो इन्होंने संधि पे साइन करा था, हाँ ये आपको बताना ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा फोकस करेगा। 7 फरवरी 1992 के अंदर यहाँ पे साइन हुए थे। मर्चेस्ट करके लोकेशन है, इसलिए इसे मैस्ट्रिक्ट संधि बोलते हैं। मैस्ट्रिक्ट संधि जो नीदरलैंड के अंदर एक स्टेट है वहाँ पे हुई थी। इफेक्ट ये 1 नवंबर 1993 में स्टार्ट हो गई थी, और यूएन के यानी कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप की जितनी भी कंट्रियाँ थी उन्होंने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पे साइन किया था। इस पे ज़्यादा फोकस करेगा। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के अंदर एक जगह है मैस्ट्रिक्ट करके, वहीं पे इसका साइन हुआ था। दैट इज़ वाई इसे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत बोलते हैं कि जितनी भी यूरोप की कंट्री थी उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना दिया था।
यूरोपियन यूनियन बनाने के बाद दोस्तों जब ये कंट्रियां साइन हुई थी तो 12 सितारे आपको दिखाई देता है यहाँ पे, सोने के रंग के 12 घेरे सितारे जो यूरोप के लोगों की एकता, मेल मिलाप, इनमें 12 सितारे जो हैं 12 संख्या में पूरी तरीके से इनकी पूर्णता, समग्रता, एकता, मतलब सोवरिटी, इंटीग्रिटी, ये सब पूरी बताने की कोशिश करता है। ओके, तो यूरोपियन संघ दोस्तों बनता रहा, यूरोपियन संघ चलता रहा। देन फाइनली इसका हेडक्वार्टर बनता है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बेल्जियम की राजधानी। 28 सदस्य शुरुआती समय में इसके आए थे यूरोपियन यूनियन के अंदर। इनका मेन मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इनका खुद का जो गाना है आनंद का गान, इनका एंथम का नाम है जिससे गाना गाते हैं। 1993 के अंदर मैंने आपको बताया था सिंगल मार्केट इन्होंने बना दिया था 1993 के अंदर, जिससे यूरो करेंसी के तहत ही सारी कंट्रियां व्यापार करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी कंट्रियां थी उनको 2012 के अंदर नोबल पीस क्या कहते हैं प्राइज मिला था 2012 में। शांति पुरस्कार जीता था इन लोगों ने कि ये लोग शांति से अपना काम करते हैं। यूरोपियन संघ जो है पूरी तरीके से अपनी आर्थिक और राजनीतिक कूटनीति के लिए बहुत फेमस है। इनकी खासियत ये है कि नेशन वाइड बहुत अच्छी तरीके से ये लोग काम करते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों का अपना राष्ट्रीय गान है, इनका अपना झंडा है, इनकी खुद की फाउंडिंग डेट है, इनकी खुद की मुद्रा है। यानी कि यूएनओ के टक्कर में अगर देखा जाए तो उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे नाटो भी है और यहाँ पे अब यूरोपियन यूनियन जो है बहुत सही मात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनकी जो क्या कहते हैं कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज लगभग सभी स्टेट्स की, सारी जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री के मेंबर हैं उनकी समान होती है। यूरोपियन यूनियन की बस एक ही दिक्कत है कि इन लोगों का अपना कोई संविधान नहीं बन पाया। अब दोस्तों हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन अब एक देश अकेला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सदस्य देश साथ में आए हुए हैं। तो इसीलिए विश्व की अर्थव्यवस्था में बढ़ती अर्थव्यवस्था जो है इनकी है ही। वर्ल्ड के अंदर इनका बहुत ज़्यादा योगदान है जो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका सिर्फ एकमात्र कंट्री ऐसी है जो अपनी कंट्री के अंदर डॉलर का इस्तेमाल करती है, लेकिन यूरो तो दोस्तों बहुत सारी कंट्रियाँ इस्तेमाल करती है जिन्होंने 1993 के बाद अप्लाई कर दिया था। विश्व हिस्सेदारी अगर देखें दोस्तों तो विश्व की हिस्सेदारी के अंदर इसका कहीं ना कहीं अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा जो है इसकी हिस्सेदारी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन इतना बड़ी तरीके से ट्रेड करता है। ये लोग WTO, G8, G20 इसके अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यूरोपियन संघ की जो 2016 की रिपोर्ट आपकी बुकों के अंदर लिखी होगी, करंटली जो छपी है दोस्तों, कि इनका खुद का जो टर्नओवर होता है इन कंट्री का 17,000 अरब डॉलर इनका सालाना टर्नओवर होता है। लेकिन मैंने आपको 2019 का फोरकास्ट दिखाया है कि यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से आती है, क्योंकि इनका जो पूरी तरीके से 23,038 अरब डॉलर इनका सालाना खर्च होता है, जो सही मायने में अमेरिका के लगभग बराबर है। यानी कि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की क्या कहते हैं अर्निंग बढ़ रही है और इनका GDP ग्रोथ हो रहा है, वो चैलेंजिंग है अमेरिका के लिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट पावर हो सकता है कंट्री के लिए, है ना, स्पेशली USA के लिए। अगर इनकी उसकी बात कर ली जाए, सैनिक की बात कर ली जाए, तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपियन संघ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना जो है, दूसरी सबसे बड़ी सेना हमें देखने को मिलती है। हाँ, अमेरिका के मुकाबले में तो नहीं है। यहाँ पे आप नाटो देख सकते हैं, आप USA देख सकते हैं कि इनका जो खर्च होता है खुद का सेना का वो इतना ज़्यादा है। कहीं ना कहीं अमेरिका चौथे स्थान पे आ गया है, चाइना दूसरे पे है, तीसरे पे सऊदी अरब है, चौथे पे इंडिया है। लेकिन अगर सिर्फ कम्युनिटी की बात करी जाए तो कम्युनिटी बेस्ड पे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर इनके खुद की जो क्या कहते हैं सैनिक पावर है सबसे बड़ी है। रक्षा बजट जो है अमेरिका के बाद इन्हीं का ही आता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर यूरोपियन यूनियन को कुछ ताकतवर बनाता है तो वो है उनके 2 स्थायी सदस्य जो ब्रिटेन और
फ्रांस है, यानी कि टोटल सदस्य यूएसए है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, दोस्तों अगर आप देखेंगे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, वो यूएन के सदस्य हैं। और यूएन के सदस्य हैं तो सिंपल सी बात है, यूएन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि एक ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि मात्र ब्रिटेन और फ्रांस के पास इतने सारे परमाणु हथियार हैं, लगभग 550 ऐसे बोलते हैं परमाणु हथियार जो है इन्हीं के ही हैं। आप बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान और संचार विज्ञान के अंदर यूरोपियन यूनियन का सबसे दूसरे नंबर पर स्थान है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, लेकिन कुछ इसकी वीकनेस भी है। यानी कि इसकी देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं ये अच्छा होता है, कहीं ये बुरा होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी है। तो यहाँ पर विदेशी संबंध, रक्षा के कई ऐसे मामले आ जाते हैं जो सदस्य आपस में एक दूसरे के बीच में अंतर कर बैठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा है कि डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट संधि पे साइन नहीं करा था। किसी कंट्री ने, यूरोप ने जो मुद्रा जो है वो यूरो मुद्रा जो थी वो कहा था कि हम इसे नहीं अपनाएंगे। और किसी कंट्री की विदेशी और रक्षा मामले में यूरोपियन संघ के अंदर उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूरोप की कंट्रियां जो है आपस में अपने ही संबंध पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाती है, क्योंकि वो किसी न किसी दूसरी कंट्री के साथ वो ट्रिटी बना के बैठी होती है। सो दैट इज़ वाई ये इनकी वीकनेस है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रीय का संघ, राष्ट्रों का संघ। यानी कि ये सारी कंट्रियां आसियान मेंबर हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या एट प्रेजेंट टाइम अमेरिका को चुनौती देने के लिए ये कंट्रियां हैं भी या नहीं हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सारी की सारी कहानियां 1945 के बाद ही स्टार्ट हो रही है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी आसियान मेंबर के साथ कुछ प्रॉब्लमें थी शुरुआती समय में। अगर हम दक्षिणी पूर्वी एशियाओं का अगर बात करें, साउथ ईस्ट नेशंस की बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे जापान थी या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था या ब्रिटेन था, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इन कंट्रियों को गुलाम बनाया हुआ था। जैसे कि लाओस को मैं बोल सकता हूँ, लाओस है एंड कंबोडिया है, यहाँ पे जापान ने इनको क्या कहते हैं पूरी तरीके से गुलाम बनाया था। वियतनाम को जापान ने गुलाम बनाया था। इंडोनेशिया को यूके ने गुलाम बनाया था। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं। ब्रुनोई है कंट्री जहाँ पे अमेरिका की टेरिटरीज थी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बेचारों का विकास सही मायने में शुरुआती समय में ये उपनिवेशवाद का शिकार हुए थे, यानी कि कॉलोनियल रूल इनके स्टेट्स के अंदर किसी न किसी कंट्री का था। सो दैट इज़ वाई जब ये लोग आज़ाद हुए तो उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रो होगी। तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो कंट्रियां थी वो सामना कर पा रही थी समस्याओं का, बाद में वो उन समस्याओं को हटा पाई। इसकी वजह से अगर शुरुआती समय में देखें तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिए इनके पास गरीबी थी, आर्थिक पिछड़ापन था इन लोगों के पास, और इनके पास कोई सत्ता भी नहीं थी। इवन सत्ता का इनके ऊपर दबाव था, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई राज कर रहा था। दूसरा, साउथ एशिया की जो साउथ ईस्ट एशिया जो है उनकी अगर बात कर ली जाए तो दूसरा एक और था, जैसे वांडुंग सम्मेलन था, गुटनेपेक सम्मेलन था। ऐसे कहीं ना कहीं तीसरी दुनिया का विकास हो रहा था, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट एशिया की जो नेशंस थे उनको कहीं ना कहीं नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर भी पार्ट नहीं मिल पाया। तो इन सभी तरीकों से हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जितनी भी कंट्रियां थी वो बेचारे हमेशा दूर दराज ही रहते थे। सो दैट इज़ वाई इन लोगों ने फैसला किया। दोस्तों, इन सभी लोगों ने फैसला करा आसियान बनाने का। आसियान 1967 के अंदर बैंकॉक समझौते के तहत हुआ था। दोस्तों, बैंकॉक समझौता बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। तो बैंकॉक समझौता थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में साइन करा गया था 8 अगस्त 1967 के दिन। इसके फाउंडिंग मेंबर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये वो सारी कंट्रियां हैं जो शुरुआती समय में आसियान के इस्टेब्लिशमेंट में थी।
जैसे हमारी कंट्री के अंदर गुटनिरपेक्ष के अंदर थी। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि गुटनिरपेक्ष कंट्री के फाउंडिंग मेंबर कौन थे। जैसे कि आसियान के फाउंडिंग मेंबर ये 5 कंट्रियां थी, ऐसे ही गुटनिरपेक्ष की फाउंडिंग मेंबर 5 कंट्रियां थी। तो 5 सदस्य देश वो कौन से थे जिन्होंने क्या कहते हैं गुटनिरपेक्ष की स्थापना करी थी, जरूर नाम बताइएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे समय बीता, यहाँ पे आसियान के उद्देश्य को बढ़ाया गया और धीरे धीरे आसियान के अंदर और भी देश शामिल हुए। 5 देश और सामने आए, इस तरीके से आसियान की 10 कंट्रियां बनी और देन फाइनली आसियान अपने लिए एक झंडा लेके आया। झंडा दोस्तों आसियान का एक झंडा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सर्कल है और इसके अंदर पूरी तरीके से धान की 10 बालियां हैं। 10 बालियां मतलब वो 10 नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं जो आसियान मेंबर की कंट्री सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से दोस्तों कंट्री सदस्य देश हैं वो आप समझ गए होंगे, मैंने पहले भी दिखा दिया। इन लोगों का अपना खुद का राष्ट्रीय गान है, बहुत बड़ी बात है कि इनका खुद का राष्ट्रीय गान है इन सारी कंट्रियों का। इनका अपना खुद का झंडा भी है। दूसरा, इनके समय समय पे जनरल सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। तो अभी लिम जोक हो जो बुर्नोई के हैं, वो वहाँ के क्या कहते हैं बुर्नोई के व्यक्ति हैं और उस समय पे जनरल सेक्रेटरी जो है वो यही है। इन 10 कंट्रियों के अंदर से जनरल सेक्रेटरी बदलते रहते हैं और समय समय पे यहाँ पर ये लोग मीटिंग भी करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये ऐसी कंट्री थी जो अपने डेवलपमेंट के लिए साथ में आई थी और इनका मेन मकसद उस समय पे क्या था, इनका मेन मकसद था आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक विकास था इनका सामाजिक प्रगति था, दूसरा इनका कल्चर डेवलपमेंट था। ये 3 इनके उद्देश्य थे, इसी वजह से सारे के सारे लोग एक साथ में आए। और मैं तो बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आसियान शैली यानी कि आसियान के काम करने का जो दोस्तों तरीका है ना वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन तो भाई देखो दुनिया के अंदर अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इनकी जो शक्ति है, यानी कि इनका जो इकोनॉमिक इनका जो व्यापार होता है जीडीपी होता है वो 2nd नंबर पे है। लेकिन दोस्तों आसियान जो है दूसरे नंबर पे नहीं आता है। लेकिन दोस्तों ये कभी भी क्या कहते हैं आसियान जो है ना महान देश की संरचना नहीं करना चाहता, मतलब वो ये नहीं चाहता कि उनका स्ट्रक्चरल बेस और इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा हाई हो कि वो किसी को टक्कर दे। तो बस ये चाहते हैं कि एक ऐसा संगठन बना रहे जिनका इसमें लक्ष्य है कि आपसी जो इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव रिलेशंस होते हैं ना वो बने रहे, सहकारी संबंध बने रहे और अनौपचारिक कोई लड़ाई ना हो, यानी कि टकराव रहित सिचुएशन बनी रहे और मेल मिलाप का सिचुएशन बना रहे। इसी को इन लोगों ने आसियान शैली का नाम दिया था। और दूसरा इनका मेन मकसद था जितनी भी कंट्रियां आसियान की मेंबर है उनकी संप्रभुता का सम्मान करे, यानी कि सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करे। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करे और पूरी तरीके से ये राष्ट्र के अंदर एक दूसरे देशों का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। समय बदला, 1967 के अंदर इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट करी थी। 10 साल बीतते चले गए और बीतने के बाद 2003 आता है। 2003 के अंदर आसियान ने 3 प्रिंसिपल बनाए, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी यानी कि आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय। इन सभी का मेन मकसद था जितनी भी आसियान कंट्री है वो सारी की सारी कंट्रियां इन चीज़ों पे ही फोकस करे। कैसे फोकस करे, यहाँ पे आसियान सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मकसद क्या था, कभी भी ये किसी भी लड़ाई को ना सैनिक टकराव तक लेके नहीं जाएंगे, यानी कि अगर इनके बीच में कोई भी क्षेत्रीय विवाद होगा ना तो सशस्त्र टकराव रहित नहीं होगा, यानी कि कभी भी ये लोग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये लोग हमेशा शांति, सहयोग और गैर हस्तक्षेप से ही अपने आपस में जो राष्ट्रीय मतभेद है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने ये करा। और दूसरा, इनकी खुद की आसियान शैली की विदेशी नीति के चलते हुए इन लोगों ने 1994 के अंदर विदेश नीति के लिए इन लोगों ने पूरी तरीके से उस समय पे यहाँ पे एशियन रीजनल फॉर्म इस्टेब्लिश करा 1994 में। तो आप ये देख सकते हैं लास्ट इनकी मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ही हुई थी 2 अगस्त 2019 के अंदर 26वीं आसियान रीजनल फॉर्म हुआ था। इनका मेन मकसद होता है कि आपस में अगर इनकी जो कंट्री है आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट पे पहुंच रही है तो सिंपल सी बात है ये लोग आपस में इन व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करें।
दूसरा अगर बात कर ले आसियान आर्थिक समुदाय, तो भाई अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में इनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से डेवलप कर रही है। इसके चलते आप देख सकते हैं जब ये तेज़ी से डेवलप कर रही है तो आपस में जितनी भी आसियान कंट्री है वो अपने आपस में व्यापार जो है साझा करने की कोशिश करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में इनके जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होते हैं व्यापार से रिलेटेड वो आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं, ना इन्हें यूनो की दिक्कत है ना किसी चीज़ की दिक्कत है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, अपने ही आपस में ही इन लोगों ने डेवलपमेंट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया। तो फ्री ट्रेड एरिया बनाया, जिसे शॉर्ट में FTA बोलते हैं दोस्तों। इन लोगों ने फ्री ट्रेड एरिया बनाया जिसमें ये लोग कैपिटल है, पूंजी है, सेवा है, इन्वेस्टमेंट है, लेबर है, सर्विस है, ये सारी चीज़ ये लोग एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसमें अमेरिका है, जापान है और हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो चाहे तो इनके साथ भी व्यापार कर सकती है और फ्री टैक्स से इनके साथ व्यापार करेगी तो हमारे देश का सामान इनके देश में जाएगा और इनके देश का सामान हमारे देश में आएगा। तो फ्री ट्रेड एरिया बनाया इन लोगों ने आसियान के पहले देश में। और जब समय बदला 2003 के बाद इन्होंने मोटो बनाया। फिर फाइनली सोशो कल्चर पॉलिसी भी आई थी इनकी, जो आपस में एक दूसरे के लिए सेकुलर बने रहे थे लोग ये। देन फाइनली आसियान विजन 2020 आया दोस्तों। आसियान विजन 2020 पूरी तरीके से फोकस ये करता है कि 2020 तक इनका लक्ष्य क्या रहेगा। तो इनका दोस्तों बहुत तगड़ा लक्ष्य था। आपस में एक तो इन लोगों ने शुरुआती समय में इसको हनोई योजना के नाम से जाना गया था। 1997 में इसकी बात हुई थी, जो कहा गया था कि आसियान विजन 2020 पे फोकस किया जाएगा। इस विजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपस में किसी भी नेशंस के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाएगा या सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जैसे इन लोगों ने कंबोडिया और पूर्वी तैमूर जो है इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको समाधान करने की कोशिश करी थी। 1992 के अंदर भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई। इस पॉलिसीज के तहत हमने दोस्तों आसियान के मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इनके साथ भी दोस्तों हमने मुफ्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों जो है वो किया हमने, FTA बोल लीजिए, हमने इन सभी कंट्रियों के साथ किया। उसके बाद दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पूर्व की ओर देखो की नीति की हमने शुरुआत करी। देन फाइनली हमने आसियान के मेंबर के साथ समिट भी करने चालू करे। एनुअली दोस्तों हमारा इन देशों के साथ समिट भी होता है। अगर आपको ध्यान हो कि ये सारी कंट्रियाँ हमारे इंडिया गेट के अंदर प्रोग्राम के लिए भी आई थी सारी कंट्रियाँ। देन मोदी जी ने 2014 आसियान के साथ, 2019 के साथ आसियान के साथ, 2018 आसियान के साथ इन लोगों ने मीटिंग करी। इनका मेन मकसद था आपस में रिलेशंस को बिल्डअप करना और कहीं ना कहीं एशिया को एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन बनाना जिससे विश्व की शक्ति के अंदर इनका जो सुरक्षा का मामला है वो आपस में एक दूसरे को सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छोटे ही सही मगर दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्टेप ले रहे हैं। तो सबसे पहले कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आप पूरी तरीके से चीन में साम्यवादी गणराज्य की शुरुआत बोल सकते हैं। आइए पूरी नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरा शक्ति का बड़ा केंद्र जो है वो चीन है। आर्थिक रूप से अगर हम चीन की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर देखा जा सकता है अमेरिका के मुकाबले में चीन को। कैसे? क्योंकि पहले चेयरमैन जो थे माओ ज़ेडोंग करके जिनका नाम था, फर्स्ट चेयरमैन, दैट मीन्स यू कैन से प्रेसिडेंट। इनके नेतृत्व में उस समय पे वहाँ पर चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का रेवोल्यूशन हुआ था और इन्हीं की लीडरशिप के अंडर में चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इतिहास के पन्ने के अंदर हम देख सकते हैं कि सफल क्रांति करने वाले माओ ज़ेडोंग जो थे सबसे पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने चाइना के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए। एंड देन फाइनली 1949 के अंदर इनका क्या कहते हैं देश जो था इंडिपेंडेंट हो चुका था और इन्होंने पूरी तरीके से फिर वहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने की कोशिश करी थी। ओके, तो अब हम ये जानने की कोशिश करें कि जब चाइना बना था, अर्थव्यवस्था में आया था, तो धीरे धीरे चाइना ने अपने जो अर्थव्यवस्था का मॉडल था वो अडॉप्ट करना चालू करा। इनका मेन मकसद यही था कि अगर हम अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए या किस पे फोकस हमारा रहना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उस समय पे 1949 पे जिस समय देश ये आज़ाद हुआ था
तो मतलब जिस समय पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना के देश चलाने लग गए थे, तो 2 ही आइडियोलॉजी काम करती थी। एक थी पूंजीवादी आइडियोलॉजी और एक थी साम्यवादी आइडियोलॉजी। तो पूंजीवादी आइडियोलॉजी और साम्यवादी आइडियोलॉजी में, दोनों आइडियोलॉजी में अपनाना था इन लोगों को एक आइडियोलॉजी को, क्योंकि पूंजीवादी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से आपको पता है किसकी है। पूंजीवादी आइडियोलॉजी है अमेरिका की, लेकिन यहाँ पर चीन जो इतने बड़े क्षेत्रफल में था, उन्होंने पूंजीवादी आइडियोलॉजी नहीं अपनाई, यानी कि पूंजीवादी दुनिया से इनका कोई भी संबंध नहीं था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अमेरिका वर्सेस चाइना हो गया था, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो साम्यवादी आइडियोलॉजी थी और उसके बाद इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो पूंजीवादी आइडियोलॉजी थी। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज करने के लिए चाइना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे वो आज़ाद तो हुए, लेकिन उन लोगों ने साम्यवादी आइडियोलॉजी अपनाई थी। अब चीनी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हो रहा है, यानी कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो चीनी अर्थव्यवस्था कैसे ग्रोथ में आ रही है, तो इसका एकमात्र कारण यही था कि उन लोगों ने अपनी आर्थिक सुधार को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करी, यानी कि फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने बहुत तेज़ी से करने से कोशिश करी। मतलब जिस समय ये आज़ाद हुए थे उस समय से इन लोगों ने कोशिश कर लिया था कि हम कैसे क्या कहते हैं अपने देश को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि साम्यवादी मॉडल ये लोग अपना चुके हैं और इनको विकास करना है, तो रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जितनी तेज़ी से ये रिफॉर्म कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 2040 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था से आगे निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और जिस तरीके से ये लोग अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, उस तरीके से काफ़ी हद तक ये बताया जा सकता है कि ये पूरी तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं 2040 तक, और ये अमेरिका को पीछे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ चाइना ही ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट एशिया के अंदर। ईस्ट एशिया के अंदर चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पूर्वी एशिया का विकसित इंजन माना जा सकता है इसको, क्योंकि इसी कारण ये पूरी तरीके से जो एशिया के जो क्षेत्रीय मामले होते हैं ना, उसमें चाइना अपनी धौंस दिखाता है आज की डेट में भी। तो इस तरीके से इनका अर्थव्यवस्था का ग्रो हुआ। अब चीनी अर्थव्यवस्था के ग्रो होने के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। क्यों फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इनकी विशाल आबादी, बढ़ती आबादी बहुत मायने रखती है किसी भी देश के कंट्रोल के लिए या विकास के लिए। दूसरा, इनकी जो ह्यूज पॉपुलेशन है वो तो है ही और बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। और दूसरा, इनकी विशाल भूमि इनकी इतनी बड़ी है, हमारे इंडिया के कंपैरिजन में तो बड़ी है इनकी भूमि, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से विकास कर सकते हैं। यही इसका कारण नहीं है एकमात्र, इनके प्राकृतिक संसाधनों में इनकी कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन इनके इलाकों में बहुत सारे मिलते हैं। दूसरा, इनके क्षेत्रीय स्थान जो है, रीजनल लोकेशन, वो अलग अलग है। मतलब कहीं पठार भी है, कहीं घास वाले मैदान भी हैं, कहीं रेतीले मैदान भी है। तो ये क्षेत्रीय अवस्था जो हम बोल सकते हैं वो अलग अलग है। और इनका राजनीतिक प्रभाव भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो राजनीतिक प्रभाव में हम देख सकते हैं बहुत सारी पार्टियाँ जो है वहाँ पे काम करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ चाइनीज़ है ना, कोमिंताक करके ये पार्टी है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टी है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी है। तो फैसले लेने के लिए भी इनको क्या कहते हैं, सभी लोगों को कंट्रोल करके फैसले लिए जाते हैं। तो आर्थिक वृद्धि को साथ लेकर चीन जो है अपने प्रभाव में कई गुना आगे बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से चाइना को अपनी शक्ति दिखाने का कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। तो जैसे जैसे इसने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करा, यानी कि चाइना ने अपने साम्यवादी गणराज्य का अपना ग्रोथ करा, तो उस मॉडल को इसने काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करी। चीन विकास के लिए अपने संसाधनों पे निर्भर हुआ, क्योंकि 1949 पे इनके पास कुछ भी नहीं था। इसी वजह से इन लोगों ने अपने ही संसाधनों को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करी। ये दूसरे करेंसी पर डिपेंड नहीं होते थे। इन लोगों ने क्रिएट अ स्टेट ओन इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम कैपिटल अक्यूमुलेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, यानी कि इन लोगों ने पूरी तरीके से कृषि से पैदा होने वाला जो पैसा है ना, उस पर इन लोगों ने अपना मोनोपोली क्रिएट कर दी। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो कृषि थी ना, वो सरकार के अंडर में आ गई थी। इस वजह से इन लोगों ने विदेशी वस्तुएं जो थी वो उनको खरीदने की बजाय अपने ही देश के अंदर जो घरेलू सामान था वो बनाने लग गए। इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपने ही घरेलू सामान बनाए और बाहर की कंट्री से इन लोगों ने सामान नहीं खरीदा। तो इससे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तगड़ा करा।
कैसे आर्थिक नींव इनकी कैसे मजबूत हुई? जब इन लोगों ने अपने ही देश के अंदर सामान बनाना चालू कर दिया तो इन लोगों ने सभी को रोजगार दिया और सभी के सामाजिक कल्याण के बारे में सोचा। तो सभी को रोजगार देना, सभी को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना वो बहुत मायने रखता है और इस वजह से इनकी गाड़ी जो है वो निकल पड़ी। इससे इनकी आर्थिक नींव मजबूत हुई और इन लोगों ने अपने ही कंट्री के अंदर ही क्या कहते हैं इसको बढ़ाने की कोशिश करी। अब जिस तरीके से इनकी जनसंख्या ग्रोथ हो रही थी तो इनका आर्थिक विकास जो था मैटर नहीं हो पा रहा था। आर्थिक विकास 5.6% से इनका आर्थिक विकास होना चालू हो गया था, लेकिन जनसंख्या भी 2.3% बढ़ रही थी। इसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर जितना कुछ पैदा हो रहा है ना वो सही मायने में लोगों के खाने पीने में ही खर्च हो जा रहा है। तो ऐसा है कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और बदलाव करने पड़ेंगे। इसलिए 1970 के दशक के अंदर पॉलिसीज में बदलाव करे गए, नीतियों में परिवर्तन करा गया। चीन ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक जो अलगाववाद थे ना उनको खत्म करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर 1949 से लेके 1970 के 20 तक दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे थे। इनको बाहर की कंट्री से कुछ लेना देना नहीं था। अपना सामान ये लोग बनाते थे और बाहरी कंट्री में बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन इनका पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता गया और इसकी वजह से इन लोगों ने कुछ और बदलाव करने की सोची। तो 1970 के दशक में उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए। जैसे माओ जेडोंग जो थे उससे पहले उनका अमेरिका से टचअप नहीं था, लेकिन अमेरिका के साथ इन्होंने जो एकांतवास था इनका, मतलब जो किसी देशों के साथ संबंध नहीं रखते थे ये लोग, तो इन्होंने 1972 के टाइम पे इन लोगों ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करी। देन 1973 के अंदर 4 इन्होंने फैसले लिए। जू एन लाई बोलते हैं इन्हें, जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे जू एन लाई, फर्स्ट प्रीमियर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के। तो जू एन लाई जो थे वो क्या कहते हैं, जो चाउ एन लाई भी आप इन्हें बोलते हैं हिंदी के अंदर, इन्होंने 1973 के अंदर कुछ बदलाव करे। इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी और सेना 4 चीज़ों के अंदर इन्होंने मॉडर्नाइज होने की सोची। इन्होंने कहा हमें साइंस में मॉडर्नाइज होना है, कृषि में मॉडर्नाइज होना है, टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइज होना है और सेना के इक्विपमेंट पे भी फोकस हमें करना है। तो इसलिए 1973 के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया जो सही मायने में चाइना की ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है। 1978 के अंदर डेंग जियोपिंग जो है, जो वहाँ के क्या कहते हैं आप बोल सकते हैं डेंग जियोपिंग एडवाइजरी कमीशन के हेड थे, चेयरमैन थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट क्या कर दी, उन्होंने खुले द्वार की नीति लेके आए वो लोग। यानी कि आप देख सकते हैं 1970 के दशक में कितने सारे फैसले हुए। 1971 में फैसला हुआ, 1972 में फैसला हुआ, 1973 में फैसला हुआ, 1978 में फैसला हुआ। ये सारे वो फैसले थे जो अमेरिका को बहुत, जो चाइना को बहुत आगे लेके जाने थे। तो डेंग जियोपिंग ने जो था फैसला लिया और 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति में हम बोल सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता ये है कि बाहर की कंट्री इनके देश में आती है और अपने सामान को बेचती है। तो ये खुले द्वार की नीति इसलिए थी ताकि बाहर की कंट्रियां जो थी इनके देश के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करें और टेक्नोलॉजी बाहर के देशों की अपने देश के अंदर भी लेके आए। तो इस वजह से चीनी अर्थव्यवस्था जो थी बदली। 1982 के अंदर फिर इन लोगों ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। 1989 के अंदर इन लोगों ने इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आप देख रहे हैं, मतलब इन लोगों ने 1980 के दशक में बदलाव करे और इससे इन लोगों ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था दूसरे देशों का वो अपने देश में खींचने की कोशिश करी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। खुले द्वार की नीति के तहत जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है बाहर की कंट्री जो है वो इनके देश में आएगी, सामान बेचेगी और ये उनको ऐसा इकोनॉमिक जोन बना के देंगे जहाँ पे इनका सामान बिक सकता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या हुआ, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट था वो इनकी कंट्री में बढ़ा और इससे इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रोथ होनी चालू हो गई। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में ये था कि 2001 के अंदर इन्होंने विश्व व्यापार के संगठन के अंदर एंट्री मारी। इससे पहले इनका विश्व व्यापार से लेने देना कुछ नहीं था। देन उसके बाद पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ कई आर्थिक नीतियां और एकीकृत क्या कहते हैं चीनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर फाइनली इंटरनेशनल लेवल पर चीन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं जिस तरीके से बोला जा रहा है कि 2040 तक चाइना जो है काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकेगा और अमेरिका को डिफीट कर सकेगा, तो इसलिए हमने फैसला लिया। अब यहाँ पे जिस तरीके से इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जैसे कि महिला के लिए रोजगार देना, पर्यावरण को ठीक करना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ रही है और बेरोजगारी का मुद्दा आम है। तो ये कुछ फोकस है जो इनको चाइना को करने ही करने।
लेकिन हमें दोस्तों चाइना के साथ अच्छे रिलेशन इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि जिस तरीके से चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है ना, उस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि चाइना सही मायने में बहुत आगे निकल जाएगा। भारत और चीन के बीच औपनिवेशिक काल से पहले बहुत ही सीमित और राजनीतिक सांस्कृतिक संपर्क थे, यानी कि क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर गुलाम थे, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, है ना, और चाइना से उस समय हमारा अच्छा संपर्क था नहीं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उस समय पे राजनीतिक बेस पर, सांस्कृतिक बेस पे इतना अच्छा संपर्क हमारा चाइना से नहीं था। एक अच्छे संबंध भारत और उपनिवेशवाद के बाद ही बन सकते थे, क्योंकि 1947 के बाद ही तो हम लोग क्या कहते हैं आज़ाद हो पाए, और जब हमें अच्छे संबंध बनाने थे तो हम 1947 के बाद ही अच्छे संबंध बना सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद काल समाप्त होने के बाद, एंड ऑफ कॉलोनिज्म के समाप्त होने के बाद, जो लगभग 1947 तक हमारी कंट्री के अंदर ख़त्म हो चुका था, देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अच्छे संबंध बनाए थे, जो जू एंड लाइफ जो थे हमारी कंट्री के अंदर आए थे, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं हिंदी चीनी भाई भाई शुरुआती समय में बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि हमने हमारे देश के अंदर फिर पॉलिटिकल तरीके से रिफॉर्म्स हुए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देन उसके बाद हमारे देश में इलेक्शन हुए, और हमने फिर कोशिश करी कि हम चाइना से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें। हिंदी चीनी भाई भाई बहुत फेमस नारा है, और इसकी वजह से आपको पता है कि हमने इन लोगों के साथ पंचशील समझौता भी करा था। अगर आपको याद हो, पंचशील एग्रीमेंट बोलते हैं इसे, पंचशील समझौता या पंचशील संघर्ष को भी बोल सकते हैं, जो 1956 के अंदर हुआ था, लगभग 1955-1956 के बीच में हुआ था ये। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। लेकिन दोस्तों विवाद एक और था बहुत तगड़ा, जो हमारी सीमाएं इनसे सही तरीके से तय नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से हम लोगों ने इन लोगों के साथ वॉर लड़ा 1962 के अंदर। आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर 1962 तक चला, 1 महीने 1 दिन तक चला। अक्साई चीन का डिस्प्यूट था, लेकिन जिसमें चाइना विक्ट्री हुई। इससे हमारे रिलेशन इनसे बहुत लंबे समय तक बेकार रहे, और ये हमारे लिए एक दुश्मन की तरह बन गया। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक चल रही है, और हमें भाई सिंपल सी बात है आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने इनके साथ अच्छे संबंध बनाए। 1970 के दशक के अंदर हमारे चाइना और भारत के बीच में जिस तरीके से चाइना के अंदर रेफरेंडम हो रहे थे, सुधार हो रहे थे, तो इसलिए हमें इनके साथ संबंध अच्छे बनाने थे। तो हमें संबंध मजबूत करने के बहुत सारे कारक हमने देखे, जैसे कि 1980 के दौरान राजीव गांधी जो थे चाइना के अंदर चीनी यात्रा करके आए और उनसे रिलेशन बिल्डअप करके आए। हमने इनसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के समझौते करे, हमने इनसे टेक्नोलॉजी साइंस के बीच में हमने इनसे कॉपरेशन करा। व्यापार के लिए हमने क्या कहते हैं इनके लिए ओपन डोर पॉलिसी इन लोगों के लिए भी बनाई थी, और बेहतर ट्रेड रिलेशन हो सके, एनर्जी डील हो सके, इसलिए हमने इन लोगों के साथ ये सब चीज़ें करी। तो आप देख सकते हैं कि चाइना जो है ना दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, म्यांमार के साथ कर रहा है, जो सही मायने में भारत देश के लिए खतरा है। लेकिन आपको पता है बैंड नगर रणनीति का मतलब यही होता है कि जो देश डेवलप हो रहा है, जो देश टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे निकल रहा है, उन देशों के साथ हमें अपने रिलेशन बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो उनमें से चाइना भी है, और होपफुली हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर सके। तो चाइना के साथ संबंध अभी तो हमारे हाल फिलहाल ठीक है, हम लोग इनसे दिल्ली, बीजिंग के अंदर मिलते रहते हैं, और हमारे साथ इनके बहुत सारे प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, संचार बढ़ रहा है, और अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है, उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में चाइना से हमारे पॉजिटिव बेस पे अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।